हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आज लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं विलयन में जो सांद्रता होती है उनके लिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। यानी कोई वैद्युत अपघट्य घोला गया है या कोई पदार्थ घोला गया है तो उसके अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं जो कि उसके अणुओं पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे गुण, किसी विलयन के ऐसे गुण या किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के ऐसे गुण जो विलयनों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से गुणधर्म हैं, आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास ऐसे कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, पहला हो जाता है हमारा पराशरण तथा पराशरण दाब। ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला तो हमारा ये हो जाता है और दूसरा हो जाता है, और दूसरे की बात करें हम तो दूसरा हो जाएगा हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब का अवनमन, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा हो जाता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ वेपर फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्रेडेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारा हो जाता है, चौथा हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं इनके कुछ सूत्र भी होते हैं। अब उन सूत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि हमारा पहला जो है अणुसंख्यक गुणधर्म वो पराशरण दाब होता है, दूसरा होता है वाष्प दाब, इसमें अवनमन होता है। पराशरण दाब हमेशा अणुओं की संख्या अगर बात करें तो किस पर निर्भर करते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलेगा, इनके सारे फार्मूले नोट करेंगे और फिर एक एक करके सभी के न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पराशरण दाब का जो सूत्र होता है आपको पता है, वॉन्ट हाफ समीकरण के नाम से जाना जाता है। वॉन्ट हाफ समीकरण, जिसके द्वारा हम पराशरण दाब की गणना कर सकते हैं। यानी किसी भी विलयन के लिए हम उसके पराशरण दाब की गणना कर सकते हैं। हालांकि किसी विशेष तौर से अगर किसी विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना है तो आपको पता है बर्कले और हर्टले विधि का उपयोग किया जाता है, उनके उपकरण का उपयोग किया जाता है जो कि बर्कले और हर्टले द्वारा दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पे एक समीकरण दी जाती है वॉन्ट हाफ समीकरण, जिसको हम लिखते हैं PV बराबर NRT। ये समीकरण हमारी वॉन्ट हाफ समीकरण कहलाती है। इसमें दाब होता है, आयतन होता है, मोल होते हैं पदार्थ के, और गैसीय स्थिरांक होता है और ताप दिया होता है। इन सभी घटकों के बारे में अगर आपको रिलेशन पता करना होता है तो हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण के बारे में बायल और चार्ल्स, दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए हुए हैं, जो इनका अलग अलग सूत्र कहलाता है। बायल वॉन्ट हाफ समीकरण और चार्ल्स वॉन्ट हाफ समीकरण, तो उनसे बनी हुई है बायल वॉन्ट हाफ समीकरण, या इसको हम वॉन्ट हाफ समीकरण कहते हैं, बायली वॉन्ट हाफ समीकरण। दूसरा होता है वाष्प दाब का अवनमन। तो इसमें आप जानते हैं एक समीकरण चलती है राउट नियम। राउट नियम इसमें चलता है
और राउट नियम के अकॉर्डिंग अगर वाष्प दाब की हम गणना करें तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो आपको पता है इसमें विलायक का एक सूत्र लिया जाता है, हालांकि हम उसकी बात कर रहे हैं पहले, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर होता है विलेय के मूल प्रभास के। ये होता है विलेय का माफ कीजिएगा, विलयन का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो स्मॉल एन, ये विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो एक फार्मूला तो ये हो जाता है, राउट के नियम से चलता है, इसका नाम होता है राउट्स लॉ। ये हो जाता है राउट्स लॉ, और इसमें राउट्स लॉ में विलयन का वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, अवनमन आपको पता है जो पी नॉट होता है वो विलायक का दाब होता है पी नॉट, और इसमें से विलयन का वाष्प दाब अगर हम घटा दें पी एस और अपन इसको डिवाइड कर दें पी नॉट से, तो ये हो जाता है विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे अगर इसको सिर्फ इतना लेते हैं पी नॉट माइनस पी एस, तो ये अवनमन होता है वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अवनमन का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पे हम एक बार बता दे रहे हैं, वॉन-हॉफ गुणांक भी आपको जानना जरूरी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे बता देते हैं परासरण दाब वॉन-हॉफ गुणांक के साथ में जब भी अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब हमेशा बढ़ता है, माफ कीजिएगा, परासरण दाब हमेशा बढ़ता है, वाष्प दाब हमेशा घटता है, और हिमांक भी घटता ही रहेगा और क्वथनांक बढ़ता है। तो दो फैक्टर हैं जो बढ़ते हैं और दो हैं जो घटते हैं। तो आपको याद रखना है कि वॉन-हॉफ गुणांक बढ़ने के साथ साथ अर्थात अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ कौन से घटक बढ़ते हैं और कौन से घटते हैं। तो ये मैंने कहा परासरण दाब और क्वथनांक बढ़ते हैं, जबकि वाष्प दाब का अवनमन होता है और हिमांक का अवनमन होता है। तो इनमें दोनों में अवनमन ही लिखा हुआ है, आपको इससे भी पता चल जाएगा कि इनका अवनमन अर्थात इसमें कमी आती है। यह चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट होता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन जो होता है अगर हम बात करें तो हिमांक के अवनमन को लिखते हैं डेल्टा टी एफ से, और ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और यहाँ पर दूसरा हो जाता है डेल्टा टी बी, ये भी प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्वथनांक होता है बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट और एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग होता है हिमांक के लिए और बी होता है तब बॉइलिंग होता है क्वथनांक के लिए। ये प्रोपोर्शनल होता है यहाँ भी मोलैलिटी के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सांद्रता पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो ये मोलैलिटी ही होती है जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव होता है। तो देखते हैं इसके सूत्र क्या होते हैं, इन दोनों के सूत्र भी देख देते हैं, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के भी सूत्र देखते हैं आगे चल के। तो हम इतना डिलीट कर दे रहे हैं, बाकी आपको दिख रहा है। हालांकि इनके सूत्र आप अगर नोट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी फिर न्यूमेरिकल्स को कराने में। तो हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स पर होगा। तो देखते हैं यहाँ से जो हमारा अवनमन है इसके लिए डेल्टा टी एफ जो कि अवनमन है क्वथनांक का हिमांक का, ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और मोलैलिटी जो होती है मोललता जो होती है, अगर इसको हम इसको लिखें इसका फार्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं, इसको आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे डेल्टा टी एफ बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के बी स्थिरांक लग जाता है, माफ कीजिएगा के एफ, फ्रीजिंग के लिए तो एफ लगेगा, और ये हो जाएगी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के बारे में आपको पता है, एम डैश हमने बता रखा है हमारी वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मोलैलिटी बराबर होता है पदार्थ का भार यानी विलेय पदार्थ का भार बटे अणुभार और बटे पूरे विलायक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम है, अगर किलोग्राम में नहीं तो बटे 1000 रख देते हैं इसके नीचे भी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, अब क्या हो जाएगा इसके स्थान पे, अथवा इसको हम लिखना चाहें और तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, और भार होता है तो भार विलेय का भार बटे विलेय का भार और पूरे का बटे कैपिटल डब्ल्यू और बटे 1000। अगर आपसे बता रहा है कि 100 ग्राम है तो आपको यहाँ पे 100 रखना है, फिर ग्राम आपको नहीं रखना होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस फार्मूले को अगर सरल करें तो ये बन जाता है अंदर का अंदर गुणा करके नीचे और बाहर का बाहर गुणा करके हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे, अब यहाँ से ऊपर भार ही रहेगा, ऊपर स्मॉल डब्ल्यू
गुणे 1000 भी ऊपर ही जाएगा, तो 1000 गुणे 1000 और बटे पूरे का बटे हो जाएगा ये अणुभार, विलेय का अणुभार, और ये है विलायक का भार, तो ये कैपिटल W। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है किसी विलयन में अगर हिमांक का अवनमन हुआ है। अच्छा, ये अवनमन और उन्नयन कब होता है? जब किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघटिकी अशुद्धियाँ डालते हैं तो उसके हिमांक में कमी आती है, क्वथनांक बढ़ जाता है, वैसे ही वाष्प दाब भी घट जाता है, और ये कारण मेन जो होता है वो वाष्प दाब की कमी के कारण ही होता है, पराश्रय दाब उसका बढ़ जाता है, तो ये होता है। तो इस तरह से जैसा कि आपने डेल्टा टीवी का सूत्र देखा है, सेम ऐसा ही, बस आपको अगर ये फ्रीजिंग के लिए है, अगर आपको निकालना हो बॉइलिंग के लिए यानी क्वथनांक के लिए, तो आपको पता है सेम ऐसे ही आ जाएगा डेल्टा टी बी। ये भी हो जाएगा क्या, जैसा यहाँ पे है, यहाँ टी बी है, बॉइलिंग टी एफ है फ्रीजिंग के लिए, तो के एफ आया हुआ है स्थिरांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 और पूरे का बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। मैंने कहा अगर भार आपको 100 ग्राम के लिए कहा जाए, जब स्पेशली कहा जाएगा तो आप यहाँ पे 100 रखेंगे। तो ये होते हैं दोनों फार्मूले, एक तो ये फार्मूला और एक ये, इससे पहले तो आपने देख लिए हैं, सारे सीरियल से नजर डालते हैं इन पर। तो पहला सूत्र हो जाएगा हमारा जो कि वाष्प दाब के बारे में बात करता है, ये हो जाएगा बॉन्ड हाफ समीकरण। बॉन्ड हाफ समीकरण क्या होती है आपको पता है, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हर चीज के बारे में, जब हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पी क्या है, वी क्या है, आपको पता ही है, पी पराश्रय दाब होता है या दाब होता है, वी आयतन होता है, एन नंबर ऑफ मोल, आर हमारा गैस नियतांक, इसका मान केल्विन में, जूल में और अर्ग में अलग होता है, और टी हमारा परंताप होता है। अब इसके बारे में हम न्यूमेरिकल में बात करेंगे। तो अभी ये हो जाता है पी बराबर एन आर टी, तो यहाँ पे इन सारी चीजों में संबंध दिखाया गया है। दूसरी समीकरण हमारी हो जाती है राउल्ट का नियम, इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट का नियम जो होता है इसका सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस। विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब घटा देते हैं और पुनः पी नॉट अर्थात विलायक के वाष्प दाब से भाग देते हैं, जो आपकी ये वैल्यू आएगी वो बराबर होगी विलेय के मोल प्रभास के, यानी स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के बराबर होती है। तो दूसरा फार्मूला हमारा ये हो जाता है। तीसरा हमारा हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र क्या होता है इसको भी देखते हैं। ये सूत्र हमारा होगा डेल्टा टी बी, क्योंकि बी है बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो बी लेंगे, बराबर के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यहाँ पर स्मॉल एम यानी विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू। तो ये हो जाता है फार्मूला हमारा क्वथनांक के उन्नयन का। लेकिन अगर यहाँ पर वॉन्ट हाफ आ रहा है, यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर वॉन्ट हाफ गुणांक की बात करें तो वॉन्ट हाफ गुणांक को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉन्ट हाफ गुणांक क्या होता है, गुणांक तो ये होता है आई, और ये आई आता कैसे है तो इसके बारे में बात करें तो किसी विलयन में संगुणित या वियोजित अणुओं की संख्या बटे विलयन में पूर्व रूप में कितने अणु थे दोनों को भाग दे देते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है वॉन्ट हाफ गुणांक। तो आई बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद अणु बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या, अणु या अणुओं की संख्या। तो बाद में कितने अणुओं की संख्या है वियोजन या संगुणन होने के बाद, और इससे वियोजन से पूर्व कितने अणु रहे होंगे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं
Cl2 हम ले रहे हैं, इसमें वियोजन होगा तो Ca++ बनेगा और प्लस 2Cl माइनस बचेंगे। तो इसका अणुओं की संख्या, इसमें संगुणन अगर हम निकालेंगे, अब यहाँ पे संगुणन नहीं हो रहा बल्कि वियोजन हो रहा, पदार्थ टूट रहा है। यहाँ पे एक अणु है और यहाँ पर कैल्शियम का एक अणु बन गया, जबकि क्लोरीन के 3 अणु बन गए, तो माफ कीजिएगा 2 अणु बन गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वांठा गुणांक क्या आने वाला है, 2 और 3, यानी ये वियोजन के बाद के हैं और ये वियोजन से पहले का है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/1, ये हमारा आई निकल कर आएगा जो बराबर होगा 3 के। तो आपने देखा इसका वांठा गुणांक कितना आ रहा है, आई आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये हमारा वांठा गुणांक लगता है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में रख रहे हैं तो इनका गुणा हम वांठा गुणांक से भी कर सकते हैं, गुणे आई और गुणे आई यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ आई हमारा क्या होता है, वांठा गुणांक होता है। तो अगला लास्ट हमारा है चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। अब हिमांक के अवनमन के बारे में बात करते हैं तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, बस बी की जगह हमारा एफ हो जाएगा। बस बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि क्वथनांक है, और यहाँ पर एफ हो जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक है। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार। तो ये फार्मूला हमारा हो जाता है हिमांक का अवनमन निकालने का फार्मूला। तो हिमांक में हमेशा अवनमन मिलेगा, आपको कमी मिलेगी, और क्वथनांक में हमेशा वृद्धि मिलती है, उन्नयन मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्टर हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप अगर रखना चाहें तो गुणांक आई रख सकते हैं। आई हमारा वांठा गुणांक होता है, मैंने बता रखा कैसे निकालते हैं। तो वांठा गुणांक बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व पहले कितने अणु थे उसकी संख्या। तो आई होप कि इतना हमारा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगला लेक्चर हमारा होगा जो कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। हम अब अगले लेक्चर में वीडियो जो लाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय।